चालू है क्या? बताओ ना। अंकुर चालू है क्या क्लास? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं हाजिर हूं कोटा स्टूडियो से हमारे सफर को स्टार्ट करने के लिए। तो बच्चों, मेरा नाम रुपेश चौधरी है और मैं आपके बैच में बॉटनी सब्जेक्ट लेने वाला हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर आप लोगों के साथ है, तो मैं कुछ रोड मैप आपको बताना चाहूंगा कि जिन चीजों की आपको पूरी इस जर्नी में आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों, कुछ रोड मैप है हमारे सिलेक्शन के लिए, जिन बातों को हमें याद रखना पड़ेगा पूरी की पूरे साल भर, मैं वो चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चों, सबसे पहले आपको टीचर में विश्वास रखना पड़ेगा, आपको टीचर में फेथ जताना पड़ेगा। दूसरा है, आपको अपनी पढ़ाई के टाइम पूरे साल आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और तीसरा है, आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपने 10 आवर्स पढ़ाई की, कभी आपने 8 आवर्स पढ़ाई की, कभी आपने 2 आवर्स पढ़ाई की और कभी आपने पढ़ाई ही नहीं की। आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा मैटर करती है। तो आपको मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत सारा पढ़ना है, बट आपको जितना भी पढ़ना है एक एवरेज आवर्स है कि आपको वो मेंटेन करने पड़ेंगे। आप बहुत ज्यादा भी मत पढ़िए, बहुत कम भी मत पढ़िए, बट आप डेली पढ़ाई करिए। नेक्स्ट है आपका, आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना है पढ़ाई करते हुए और अपना बेस्ट देना है। नेक्स्ट है आपका कि आई एम नॉट डॉक्टर बट स्टिल आई एग्जिस्ट। मैं डॉक्टर नहीं हूं बट मैं भी अच्छे से कमाता हूं, मैं भी एक अच्छी तरीके से जॉब करता हूं। तो आप अपने एम को पूरा करने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट मत हो जाना कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए, क्योंकि आपकी फैमिली के लिए आपका कैरियर मैटर करता है, बट उससे ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। वो पढ़ना है जो नीट में आता है, वो नहीं पढ़ना जो टीचर को आता है। तो हमारी जो पढ़ाई रहने वाली है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। नेक्स्ट है, मैं आपको हर लेक्चर में 20 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और उन क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर करूंगा। नेक्स्ट, जब हम किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको उसका वन शॉट प्रोवाइड कराया जाएगा, यह भी मैं आपको वचन देता हूं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के टॉपिक को सिंपल तरीके से पढ़ना है, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। आपको क्या क्या पढ़ना होगा बच्चों? आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं, आपको डीपीपी के क्वेश्चन करने हैं, और जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। और चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको इसके ऊपर 200 क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको करने हैं। और लास्ट 5 इयर्स के जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस विश्वास रखिएगा, आपको मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आएंगे। ऑल पीवाईक्यू होमवर्क विल बी डिस्कस इन क्लास। सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस और होमवर्क वाले क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो लेक्चर को बहुत बार मत देखना, वीडियो लेक्चर को एक ही बार देखिएगा। अगर आप बार बार वीडियो लेक्चर को देखेंगे, आपके कान में ईयरफोन रहेगा, जब तक आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तब तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जो एक्चुअल पढ़ाई है, जो एक्चुअल सिलेक्शन है, वो धरातल पर है, वो एनसीईआरटी पर है, वो आपके एफर्ट्स पे मैटर करता है, आपकी सेल्फ स्टडी पे मैटर करता है। बच्चा 10 जगह से सिर्फ वीडियो लेक्चर देखता रह जाता है और उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आई विल प्रोवाइड डिटेल वन शॉट फॉर 11 चैप्टर्स इन एवरी 15 डेज। 11th के आपके जो भी चैप्टर्स थे
उन सभी चैप्टर्स के मैं डिटेल में आपको वन शॉट प्रोवाइड करूंगा। हर 15 दिन में 11th का एक चैप्टर का वन शॉट में आपको प्रोवाइड करूंगा। एफर्ट्स पूरा लगाना है सिलेक्शन के लिए, बाकी हैव फेथ इन गॉड, भगवान पर पूरा का पूरा भरोसा रखिएगा। नेक्स्ट, मॉम डैड टीचर और अपना सपना पूरा करना है। यह लड़ाई सिलेक्शन की है, यह लड़ाई स्वाभिमान की है, यह लड़ाई अपने को प्रूफ करने की है और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो आने वाला कल है उससे आपको बहुत उम्मीदें हैं और उस कल को भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। नेक्स्ट, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको पढ़ना होगा। एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज आपका वेट कर रहा है, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमें नहीं पता सर कि कैसे करेंगे, पर करेंगे, क्योंकि करना ही पड़ेगा। करना है तो करना है। आपके सिलेक्शन के लिए जान लगा देंगे, यह वचन मैं आपको देता हूं। और इस स्टेटमेंट से मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी। थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना जरूरी था, थोड़ा सा मोटिवेट करना आपको जरूरी था। तो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस चैप्टर के अंदर जो हम पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसमें मैं साथ साथ में आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा और आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। तो आप ध्यान से रखिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से समझिएगा। बच्चों, एकदम बेसिक से मैं आपको उठाऊंगा। जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है, सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है और उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है, डज ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आप देखते हैं, क्या सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? तो इसका आंसर जाएगा यस, सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ यस। दूसरा, सर फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? क्या जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है? नो। क्या ब्रायोफाइट फ्लावरिंग प्लांट है? नो। क्या एल्गी फ्लावरिंग प्लांट है? नो। सर क्या एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है? यस। तो फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में खिलते हैं, इसलिए आपका आंसर जाएगा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है? तो जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका फ्रूट और होता है आपका सीड। तो जो फ्रूट है और सीड है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है। तो अगर चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इसका मतलब आप एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, आप जिम्नोस्पर्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे। पेज नंबर 19 में एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पार्ट में ये 3 क्वेश्चन हमको याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक पेज नंबर 19 2.1 फ्लावर, हेडिंग है फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जो फ्लावर होता है वो एक एस्थेटिक मतलब फ्लावर एक ब्यूटी का सिंबल है। एस्थेटिक मतलब ब्यूटी। फ्लावर जो है, अगर आपके घर में फ्लावर होगा तो फ्लावर की हेल्प से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। मतलब फ्लावर का जो रोल है वो ऑर्नामेंटल में है, फ्लावर डेकोरेशन में हेल्प करता है। तीसरा, फ्लावर आपका एक सोशल सिंबल है, फ्लावर आपका रिलीजियस। तो हमें मालूम है
कि हम घरों में जो पूजा करते हैं उसमें हम फ्लावर को यूज करते हैं, तो आपका रिलीजियस वैल्यू भी फ्लावर के साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं कल्चरल वैल्यू की बात करता हूं, अगर मैं कल्चरल वैल्यू की बात करूं, या हम अपना प्यार, अपना लव दिखाने के लिए भी फ्लावर को यूज करते हैं, तो मैं यहां पर लव भी बोल सकता हूं, मैं यहां पर आपको लव भी बोल सकता हूं। तो ये आपको आ गया होगा, लव बोलूं या मैं बोलूं अफेक्शन, या मैं आपको बोलूं सॉरो। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, वहां पर भी हम कब्र पर फ्लावर को यूज करते हैं। तो ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखे हैं, बट ये कभी भी नीट के अंदर नहीं आएगा, कभी भी आपसे ये नीट के अंदर नहीं पूछेगा। लेकिन बताना जरूरी है, चीजें बेसिक से ही पढ़ाई जाएंगी, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का पढ़ाया जाएगा कि फ्लावर एक एस्थेटिक है, मतलब वो ब्यूटी का साइन है, डेकोरेशन में काम आता है, ऑर्नामेंटेशन, रिलीजियस वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, लव है, अफेक्शन है, सॉरो है। नेक्स्ट, लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टीवेटेड इन प्लांट। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है और इस हेडिंग में हमसे पूछा गया है ऐसे 5 प्लांट बताइए जिनको आप ऑर्नामेंटेशन में यूज करते हैं। तो इसके अंदर आपका जो पहला जाएगा वो है रोज, दूसरा है आपका मैरीगोल्ड, तीसरा है लिली, चौथा है जैस्मीन और पांचवा है आपका ट्यूलिप। तो ये 5 तरह के प्लांट हो गए हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन आपसे इसको नीट में कोई नहीं पूछेगा। जो मैं आपको बताऊंगा नीट में नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। फिर इसी हेडिंग में एक नेक्स्ट एक छोटी सी टॉपिक दी गई है जिसको आप बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कि सर फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? फ्लावर का कल्टीवेशन करना या फिर ऐसे प्लांट का कल्टीवेशन करना जिनका रोल डेकोरेशन में होता है, जिन प्लांट को हम घर में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, ऐसे प्लांट को बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। यह चीज पेज नंबर 19 में इस हेडिंग के अंदर दी गई थी। पहली चीज ये थी, दूसरी चीज हमसे प्लांट के नाम पूछे गए थे, और तीसरा फ्लोरिकल्चर का मतलब पूछा गया था कि फ्लावरिंग प्लांट का कल्टीवेशन करना या ऐसे प्लांट का कल्टीवेशन करना जिसको हम ऑर्नामेंट में यूज करते हैं, डेकोरेशन में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। तो अब ध्यान से समझिएगा, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्लावर। ध्यान से समझिएगा बच्चों, फ्लावर की एक स्टॉक होती है जिसको आप बोलते हैं पेडिसिल, जिसको आप बोलते हैं पेडिसिल, जिसको आप बोलते हैं पेडिसिल। आप किसी को फ्लावर देते हो तो जो चीज पकड़ के आप किसी को देते हो, आप किसी को फ्लावर दे रहे हो तो जो चीज आपने पकड़ी हुई है उसको बोलते हैं पेडिसिल। और पेडिसिल का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फ्लावर, पेडिसिल का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो ये जो पेडिसिल होता है, ये जो पेडिसिल होता है, इस पेडिसिल की जो टिप होती है वो स्वेल कर जाती है। पेडिसिल की जो टिप है वो स्वेल कर जाती है और इस पोर्शन को आप बोलते हैं थैलेमस, इसको आप बोलते हैं थैलेमस। तो थैलेमस क्या हुआ? थैलेमस क्या हुआ? थैलेमस क्या हुआ? स्वेलन पोर्शन ऑफ, स्वेलन पोर्शन ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल का जो स्वेलन पोर्शन है उसको आप बोलते हैं थैलेमस। बिल्कुल सही है। और इस थैलेमस में, इस थैलेमस में आपकी प्रेजेंट होती हैं नोड्स। ये रही आपकी नोड्स, ये रही आपकी नोड्स। तो थैलेमस में आपकी नोड प्रेजेंट है और ये जो पहली नोड है, यहां से आपकी एक चीज निकलती है
जिसको आप बोलते हैं सेपल। देखिए यहां से भी आपकी सेपल निकली, यहां से भी आपकी सेपल निकली, तो ये जो चीज आपकी निकली है इसको आप बोलते हैं सेपल। मैंने कितनी सेपल निकाली? मैंने 2 सेपल निकाली, बिल्कुल सही है। अब जो दूसरी नोड है, जो आपकी दूसरी नोड है, इस नोड से आपकी जो चीज निकली है उसको मैंने बोला है पेटल, इसको मैंने बोला पेटल, इसको मैंने बोला पेटल। मैंने आपको 2 सेपल निकाली, मैंने आपको 2 पेटल निकाली। अब जो तीसरी नोड है वहां से मैंने आपका निकाला स्टेमन, मैंने वहां से आपका निकाला स्टेमन। तो ये जो चीज आपको दिखी इसको मैंने बोला स्टेमन। और जो लास्ट नोड है वहां पर जो चीज आपको दिख रही है उसको मैं बोल रहा हूं कार्पल, उसको मैं बोल रहा हूं कार्पल। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको फ्लावर में क्या क्या दिखा, आपको 2 सेपल दिखे, 2 पेटल दिखे, 2 स्टेमन दिखे और बीच में आपको दिखा कार्पल, बीच में आपको दिखा कार्पल। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कलेक्शन ऑफ सेपल, एक फूल में जितने भी सेपल हैं, एक फूल में जितने भी सेपल हैं, कलेक्शन ऑफ सेपल्स, सेपल्स के कलेक्शन को आप बोलते हैं कैलेक्स। एक फूल में जितने भी पेटल्स हैं, इन पेटल्स को मिलाकर आप बोलते हैं कोरोला, इन पेटल्स को मिलाकर आप बोलते हैं कोरोला। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कलेक्शन ऑफ पेटल्स, पेटल्स के कलेक्शन को आप बोलते हैं कोरोला। अब एक फूल में जितने भी स्टेमन हैं, मैंने कितने स्टेमन बनाए? मैंने 2 स्टेमन बनाए। आप देखिए यहां पर कितने सारे स्टेमन्स हैं। सारे स्टेमन्स को मिलाकर कलेक्शन ऑफ स्टेमन, सारे स्टेमन को मिलाकर आप बोलेंगे एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या हुई? स्टेमन। कोरोला की यूनिट क्या हुई? पेटल्स। कैलेक्स की यूनिट क्या हुई? सेपल। और जितने भी कार्पल हैं, मैंने यहां पर एक कार्पल बनाया, बट एक से ज्यादा कार्पल हो सकते हैं, तो सारे कार्पल को मिलाकर कलेक्शन ऑफ कार्पल इज इक्वल टू गाइनोशियम। तो एक फूल के अंदर कैलेक्स है, कैलेक्स की यूनिट है सेपल, दूसरा है कोरोला, कोरोला की यूनिट है पेटल्स, तीसरा है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमन, चौथा है गाइनोशियम, इसकी यूनिट है कार्पल। तो जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है इसको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन और इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो 2 सेक्स ऑर्गन हो गए, मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम और इसकी बेसिक यूनिट है स्टेमन, फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम, इसकी बेसिक यूनिट है कार्पल। तो ये दोनों के दोनों आपके एसेंशियल वॉल है, इनको बोलते हैं एसेंशियल वॉल। वॉल का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जिसकी बेसिक यूनिट क्या है? स्टेमन। वॉल क्या है? वॉल किसका कलेक्शन है? वॉल किसी चीज का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? स्टेमन। ये किसका कलेक्शन है? कार्पल। तो ये एसेंशियल पार्ट है प्लांट के, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्यों एसेंशियल पार्ट है? क्योंकि ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं
किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये दोनों के दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पार्टिसिपेट करते हैं। अब कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये आपके नॉन एसेंशियल वॉल है। ये आपके नॉन एसेंशियल वॉल है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक फूल के अंदर जरूरी चीजें क्या हैं? एक फूल में जरूरी है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए इनको एसेंशियल वॉल बोलते हैं। बट ये दोनों आपके नॉन एसेंशियल वॉल है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये लोग गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते, ये लोग आपके गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ये लोग आपके गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट में लिखिए यस। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट में लिखिए यस। यहां तक समझ में आया तो चैट में लिखिए यस। यहां तक समझ में आया तो चैट में लिखिए यस। तो आप देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने अभी तक क्या पढ़ा? Does all flowering plants show sexual reproduction? Yes, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्म। What is the end product of sexual reproduction in flowering plant? फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट है और क्या है? सीड है। इसके बाद आपने पढ़ा कि फ्लावर की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। फिर आपने पढ़ा कि कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट बताइए, उनके नाम आपने पढ़े। उसके बाद फ्लावर का कल्टीवेशन करना और ऐसे प्लांट को ग्रो करवाना जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। ऐसी ब्रांच को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ऐसी ब्रांच को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। उसके बाद आपने एक फ्लावर देखा जिसमें फ्लावर के स्टॉक को आपने बोला पेडिसिल, और पेडिसिल की टिप स्वेल कर गई, और जब पेडिसिल की टिप स्वेल कर गई तो इस पोर्शन को बोला आपने थैलेमस। इस पोर्शन को आपने बोला थैलेमस। अब थैलेमस में नोड्स प्रेजेंट है। थैलेमस में नोड्स प्रेजेंट है। पहली नोड से निकले आपके सेपल, दूसरी नोड से आपके निकले पेटल, तीसरी नोड से आपके निकले स्टेमन, और चौथी नोड पे है आपका कार्पल। तो बच्चों इन सेपल्स को मिलाकर क्या बोलते हैं? सेपल्स को मिलाकर बोलते हैं आप कैलेक्स। पेटल्स को मिलाकर आप बोलते हैं कोरोला। स्टेमन को मिलाकर आप बोलते हैं एंड्रोशियम, और आप कलेक्शन ऑफ कार्पल, कार्पल को मिलाकर आप बोलते हैं गाइनोशियम। इसको आप बोलते हैं गाइनोशियम। तो बच्चों एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन आपको मेल गैमेट देगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको फीमेल गैमेट देगा। इसलिए ये दोनों सेक्स ऑर्गन जरूरी हैं और आप इसको एसेंशियल वॉल बोलते हो। बट ये जो दोनों हैं ये गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते, ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए आप इन दोनों को बोलते हैं नॉन एसेंशियल वॉल। आप इन दोनों को बोलते हैं नॉन एसेंशियल वॉल।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू नेम टू पार्ट ऑफ फ्लावर इन विच टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। लिख के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या आप हमें फ्लावर के उन दो पार्ट के बारे में बता सकते हैं जिसके अंदर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होती है? क्या आप बता सकते हैं? पहली जो यूनिट है उसका नाम है, पहला जो पार्ट है उसका नाम है एंड्रोशियम। तो पहला पार्ट है एंड्रोशियम और जो दूसरा है वो है आपका गाइनोशियम। तो पहला है आपका एंड्रोशियम, दूसरा है आपका गाइनोशियम। और एंड्रोशियम की जो यूनिट है उसको आप बोलते हैं स्टेमन और इसकी जो यूनिट है इसको आप बोलते हैं कार्पल। बच्चों हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो एक एक चीज, एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की कवर की जा रही है। नेक्स्ट पेज नंबर 20, एनसीईआरटी पेज नंबर 20, हेडिंग का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। एनसीईआरटी में इस हेडिंग के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से फोकस करिएगा। बच्चों आप मुझे बताइए कि जब एक प्लांट होता है, ये एक प्लांट है, मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये इस प्लांट की शूट है, ये प्लांट की शूट है, ये प्लांट की शूट है। अगर ये प्लांट की शूट है तो इस शूट का ये है एपेक्स, ये है एपेक्स। तो आपके पास जब भी कोई प्लांट होता है उसमें क्या एकदम से फूल आते हैं? क्या उसमें एकदम से फ्लावर आते हैं? नहीं, किसी भी प्लांट में एकदम से फ्लावर नहीं आते। पहले उस प्लांट की हाइट बढ़ती है, उसमें लीव्स आती हैं, बाद में उसमें फ्लावर आते हैं। तो किसी भी प्लांट में फ्लावर कैसे आते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे पास एक प्लांट है, मेरे पास एक शूट है, इस शूट को आप बोल सकते हैं स्टेम। इस शूट के एपेक्स पर, इस शूट के एपेक्स पर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, इस शूट के एपेक्स पर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं। ये रही सेल्स, ये रही सेल्स। तो ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं इनको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट के टिप पर या मैं कहूं शूट के एपेक्स पर कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं, जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं। उन सेल्स को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल। तो मेरिस्टेम का मतलब हुआ डिवाइडिंग सेल। शूट के एपेक्स पर कुछ सेल्स हैं जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं। अगर वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं तो आप उनको बोलेंगे मेरिस्टेम। क्योंकि वो एपेक्स पे है इसलिए आपने बोला एपिकल। किसके एपेक्स पर है? शूट के एपेक्स पे है, इसलिए आपने बोला शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम वो सेल्स हैं जो शूट के एपेक्स पे मिलती हैं और कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती हैं। तो इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहले इस शूट में आपका लीफ का फॉर्मेशन हुआ। ये इसमें लीफ का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पहला स्टेप है। फिर यहां पर सबसे पहले इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ?
इसमें लीफ का फॉर्मेशन हुआ, लीफ का फॉर्मेशन हुआ। तो बच्चों आपका लीफ का फॉर्मेशन हो गया, आपका शूट में, स्टेम में लीफ का फॉर्मेशन हो गया, और लीफ के अंदर एक हार्मोन की सिंथेसिस होती है, लीफ के अंदर एक हार्मोन की सिंथेसिस होती है, जिस हार्मोन को आप बोलते हैं फ्लोरिजन, जिस हार्मोन को आप बोलते हैं फ्लोरिजन। तो बच्चों लीफ में जो हार्मोन बना उस हार्मोन को आप बोलते हैं फ्लोरिजन। तो लीफ में एक हार्मोन बना जिस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन, और ये हार्मोन लीफ से शूट के एपेक्स में माइग्रेट किया। तो ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है, ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है, ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा, टाइम दीजिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। फ्लोरिजन माइग्रेट फ्रॉम लीफ टू शूट एपेक्स, तो ये फ्लोरिजन हार्मोन लीफ से शूट एपेक्स पे गया, और यहां पर कौन सी सेल्स थी? इन सेल्स को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये हार्मोन यहां से शूट के एपेक्स पे गया। फ्लोरिजन माइग्रेट फ्रॉम लीफ टू शूट एपेक्स। तो जब ये शूट एपेक्स पे गया तो आप देखिएगा बच्चों क्या हुआ। जब ये शूट एपेक्स पे गया तो ये जो मेरिस्टेम था, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था, ये किसमें चेंज हो गया? इसको बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम, और ये था आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। शूट के टिप पर जो सेल्स थी उन सेल्स को बोलते थे शूट एपिकल मेरिस्टेम। आज वो शूट एपिकल मेरिस्टेम का नया नाम है फ्लोरल मेरिस्टेम। जिन मेरिस्मेटिक सेल्स को आप शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल रहे थे, अब उन मेरिस्मेटिक सेल्स को बोल रहे हैं फ्लोरल मेरिस्टेम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लीफ में एक हार्मोन बना जिस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन, जिस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन। तो लीफ में फ्लोरिजन हार्मोन बना, वो लीफ से शूट के एपेक्स पे गया, और शूट के एपेक्स पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था वो सेल्स को चेंज कर दिया फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। फ्लोरल मेरिस्टेम जो होता है इसी को बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोर्डियम, इसी को बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोर्डियम, इसी को बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोर्डियम। ये भी मेरिस्मेटिक सेल्स है, ये भी मेरिस्मेटिक सेल है। ये शूट के एपेक्स पर है, इसको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। लीफ के अंदर एक हार्मोन बना जिसका नाम है फ्लोरिजन, और वो हार्मोन लीफ से शूट के एपेक्स पे गया, जिसकी वजह से शूट के एपेक्स पे जो मेरिस्मेटिक सेल्स थी वो चेंज हो गई एक नई मेरिस्मेटिक सेल्स में, जिनको आप बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। आपके पास थी एक शूट, शूट का ये है टिप, टिप को बोलते हैं एपेक्स। इसके ऊपर थी डिवाइडिंग सेल्स, उन डिवाइडिंग सेल्स को बोलते हैं मेरिस्टेम। क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स शूट के एपेक्स पे है, इसलिए आप इसको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। इस प्लांट में सबसे पहले पत्ती आई, इस प्लांट में सबसे पहले लीफ आई, ये रही लीफ। इस लीफ में एक हार्मोन की सिंथेसिस हुई, उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन, और ये हार्मोन लीफ से चला गया शूट के एपेक्स पर, और शूट के एपेक्स पे जो सेल्स थी जिनको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल रहा था, इन सेल्स को चेंज कर दिया एक नई मेरिस्मेटिक सेल्स में, और इन नई मेरिस्मेटिक सेल्स को बोलते हैं
फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल प्रीमोर्डिया। ये वो सेल्स है जो फूल बनाएंगी, ये वो सेल्स है जो फ्लावर बनाएगी। तो फ्लावर को बनाने वाला सेल्स कौन है? शूट एपिकल मेरिस्टेम या फ्लोरल मेरिस्टेम? लिख के बताओ, शूट एपिकल मेरिस्टेम या फ्लोरल मेरिस्टेम? फ्लावर कौन बनाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम या फ्लोरल मेरिस्टेम? लिख के बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ, कौन बनाएगा? लिख के बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ। फ्लावर कौन बनाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लावर बनाएगा या फ्लोरल मेरिस्टेम फ्लावर बनाएगा? लिख के बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। तो फ्लोरल मेरिस्टेम जो होता है, फ्लोरल मेरिस्टेम जो होता है वो आपका फ्लावर बनाएगा। तो यहां से ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है आपका, ये रही आपकी पेडिसिल, ये रहा आपका थैलेमस, और ये रहे आपके सेपल्स, ये रहे आपके पेटल्स, ये रहे आपका स्टेमन, और ये रहा आपका कार्पल। तो इस फ्लावर को किसने बनाया? फ्लावर को बनाया फ्लोरल मेरिस्टेम ने, फ्लावर को बनाया फ्लोरल मेरिस्टेम ने। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर से बता देते हैं, आपका शूट था, शूट मतलब स्टेम, उसके एपेक्स पर कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स थी। उन मेरिस्मेटिक सेल्स जो कि डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो कि डिवाइड करती रहती हैं, जो कि डिवाइड करती रहती हैं, और उन डिवाइडिंग सेल्स को बोलते हैं मेरिस्टेम। और ये प्रेजेंट थी एपेक्स पर, इसलिए वर्ड बोला एपिकल। किसके एपेक्स पर? शूट के एपेक्स पर, इसलिए बोला शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो पेड़ में सबसे पहले फूल नहीं आते, पेड़ में सबसे पहले लीफ आती है, उसके बाद ही फूल आते हैं। पहले फूल नहीं आते, पहले लीफ आती है। तो पेड़ में लीफ आई, लीफ के अंदर एक हार्मोन मिलता है जिसको बोलते हैं फ्लोरिजन, और ये फ्लोरिजन हार्मोन लीफ से शूट के एपेक्स में गया, और शूट के एपेक्स पे जो मेरिस्मेटिक सेल्स थी जिनको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोला, उन शूट एपिकल मेरिस्मेटिक सेल्स को इसने चेंज कर दिया नई मेरिस्मेटिक सेल्स में, और उन नई मेरिस्मेटिक सेल्स को बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम, और उसी को बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोर्डिया। वो मेरिस्मेटिक सेल्स जो आगे जाके फूल बनाएंगी, उन मेरिस्मेटिक सेल्स को बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम, और उन्हीं को बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोर्डिया। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया, तो मैं यहां पर नोट लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं क्या? क्या? ड्यूरिंग फ्लावरिंग, ड्यूरिंग फ्लावरिंग, ड्यूरिंग फ्लावरिंग some structural and hormonal, some structural and hormonal changes occur which differentiate floral primordia or floral buds into फ्लावर। डिफरेंशिएट का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो डिवाइड नहीं कर रहा। क्या फ्लावर डिवाइड कर रहा है? नहीं, फ्लावर डिवाइड नहीं कर रहा। तो फ्लावर के लिए वर्ड यूज किया है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट वर्ड किसके लिए यूज किया? डिफरेंशिएट वर्ड यूज किया फ्लावर के लिए, क्योंकि फ्लावर डिवाइड नहीं करता, फ्लावर डिवाइड नहीं करता। तो डिफरेंशिएट, तो आप देखिए फ्लावरिंग के समय कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से फ्लोरल प्रीमोर्डिया और फ्लोरल बर्ड किसमें चेंज हो गया? फ्लावर में चेंज हो गया। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया, तो आप देख लीजिए, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आइए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आइए। ये एनसीईआरटी है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, cultural value. They have always been used as a symbol for conveying important human feeling such as love, affection, happiness, grief, mourning. आप देख लीजिए, एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी का साथ साथ लेके चलेंगे, एक एक वर्ड। List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at home and in garden. आपको बता चुका हूं इनके नाम। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 more flowers that are used in social and cultural celebration. ये आपका होमवर्क होगा, आप पता करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में 5 फ्लावर के नाम। हैव यू हर्ड अबाउट फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रेफर टू? अभी अभी मैंने आपको फ्लोरिकल्चर का मतलब समझाया, अभी अभी मैंने आपको फ्लोरिकल्चर का मतलब समझाया। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्यों बोला? क्योंकि फ्लावर आपका विजिबल है विथ आई, आप फ्लावर को देख सकते हो। एम्ब्रियोलॉजिकल क्यों बोला? एम्ब्रियोलॉजिकल क्यों बोला? क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकल क्यों बोला? क्योंकि फ्लावर के अंदर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फ्लावर आपका साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट आप देखिए, कैन यू नेम द 2 पार्ट इन अ फ्लावर इन विच 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? अभी अभी आपने बताया, एक का नाम है एंड्रोशियम और दूसरे का नाम है गाइनोशियम। अभी अभी आपने ये चीज यहां पर देखी। नेक्स्ट, much before the actual flower seen on plant, the decision that plant is going to flower have take place several hormonal and structural changes, जो मैंने आपको बताया। several hormonal, hormonal मतलब क्या बोला? hormonal मतलब मैं बोला फ्लोरिजन, are initiated which lead to differentiation and further development of floral primordia, floral primordia into flower, floral primordia into flower। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था, वो शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हुआ था? वो कन्वर्ट हुआ था आपका फ्लोरल मेरिस्टेम में, और फ्लोरल मेरिस्टेम को ही आप बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोर्डिया। इसी को आपने बोला फ्लोरल प्रीमोर्डिया और इसी को आपने बोला फ्लोरल बर्ड, और इसने आपका बनाया आगे जाके फ्लावर। और क्या चाहिए भैया? एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके बाद उसी को एनसीईआरटी के एक एक वर्ड पे एक्सप्लेन किया। और क्या टीचर की जान लोगे? इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड। इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है किसी भी प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट, किसी भी प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट। फॉर्म्ड विच बियर फ्लोरल बर्ड्स। फ्लोरल बर्ड्स को मैं क्या बोल रहा हूं? फ्लोरल बर्ड्स को मैंने बोल दिया फ्लोरल प्रीमोर्डियम, और वो किसमें कन्वर्ट हो गई? फ्लावर में। इन दी फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप, डिफरेंशिएट एंड डेवलप। You would recollect that androecium consists of whorl of stamen. Whorl का मतलब हो गया group of stamen representing the male reproductive organ,
एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चों आप देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया और आपको एनसीईआरटी से पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया। अगर यहां तक आपको पूरा समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, चैट बॉक्स में यस लिखिए, थोड़ा सा हमारा मान सम्मान बढ़ाइए, चैट बॉक्स में यस लिखिए अगर यहां तक आपको समझ में आया। मेरे नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का यही बताऊंगा, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का यही बताऊंगा। अगर आपको समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। मेरे जो नोट्स हैं, जो पीपीटी हैं, आप इसी को पढ़िए, ठीक। और आपका जो एनसीईआरटी है, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा बेटा, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। जान लगा देंगे, जान लगा देंगे, बट बिना मतलब बेइज्जती मत करना, कुछ गलत मत बोलना, गाली मत लिखना, समझ में ना आए तो चले जाना, पर गलत मत लिखना। हम भी बाल बच्चे वाले, हमारी भी फैमिली है, हमारा भी बेटा है, हम भी मेहनत करके कमा रहे हैं भाई, गलत नहीं लिखना बस, ठीक है। पूरा फोकस करना, जान लगा देंगे भाई, पूरी जान लगा देंगे, जान लगा देंगे पूरी की पूरी। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं पेज नंबर 21, पेज नंबर एनसीईआरटी 21, हेडिंग है 2.2.1 स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा स्टेमन क्या है, ध्यान से समझिएगा स्टेमन क्या है। बच्चों ये था आपका पेडिसिल, ये था आपका पेडिसिल, बिल्कुल सही है। और पेडिसिल का जो स्वेलन पोर्शन था उसको आप बोले थे थैलेमस, उसको आप बोले थे थैलेमस, उसको आप बोले थे थैलेमस। अब यहां से आपका एक स्ट्रक्चर निकला था इस तरीके से, ये रहा वो स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में जो चीज आपको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये मैंने आपको एक चीज दिखाई जो मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखाई, बाकी एक चीज मैंने येलो कलर से दिखाया। तो बच्चों इस पूरे को इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो टर्मिनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो टर्मिनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं एंथर, इसको आप बोलते हैं एंथर। और ये जो डंडा आपको दिखा, ये जो डंडा आपको दिखा, इसको आप बोलते हैं फिलामेंट, इसको आपने बोला फिलामेंट। तो फिलामेंट आपको कैसा दिखा? लॉन्ग दिखा, मोटा दिखा या पतला दिखा? पतला दिखा। पतले को बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब हो गया थिन। तो एक लॉन्ग सिलेंडर और थिन स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंडर और थिन स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलामेंट। और इस फिलामेंट का जो टिप है, जो टर्मिनल पार्ट है, उसको आप बोलते हैं एंथर। तो एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू स्टैमन। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जो स्टैमन है उसके कितने पार्ट हो गए, आपका जो स्टैमन है उस स्टैमन के कितने पार्ट हो गए? स्टैमन के 2 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। कौन कौन से 2 पार्ट हो गए? एक को आपने बोला एंथर और जो दूसरा पार्ट है उसको आपने बोला फिलामेंट। तो आपके स्टैमन के 2 पार्ट हो गए, एक को बोला एंथर और एक को बोला फिलामेंट। बच्चों इसके ये वाला जो पार्ट होता है, फिलामेंट के 2 पार्ट है, ये देखिए फिलामेंट के 2 पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है फिलामेंट का, इस पार्ट को आप बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, इसको आपने बोला प्रॉक्सिमल पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हैं डिस्टल पार्ट। तो एक फिलामेंट के कितने पार्ट हो गए? एक फिलामेंट के 2 पार्ट हो गए। नीचे वाले पार्ट को बोला प्रॉक्सिमल पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को बोला डिस्टल पार्ट। नीचे वाले पार्ट को बोला प्रॉक्सिमल पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को बोला डिस्टल पार्ट। तो स्टैमन में
कितने पार्ट है? स्टैमन में 2 पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को बोला एंथर, और जो लंबा सा लॉन्ग स्टॉक है उसको आपने बोला फिलामेंट। तो इस फिलामेंट के 2 एंड हो गए। ऊपर वाला एंड है डिस्टल पार्ट और नीचे वाला एंड है प्रॉक्सिमल पार्ट। तो आप मुझे बताइए कि फिलामेंट का डिस्टल पार्ट किससे अटैच है? बताइए, मुझे बताइए फिलामेंट का डिस्टल पार्ट कहां पर अटैच्ड है? डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच टू, बताइए डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच टू कहां पर अटैच है? कहां पर अटैच है? एंथर पर अटैच है। और प्रॉक्सिमल पार्ट जो है, और प्रॉक्सिमल पार्ट जो है, किसका प्रॉक्सिमल पार्ट? किसका प्रॉक्सिमल पार्ट? फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच टू कहां पर अटैच है? बताइए कहां पर अटैच है? ये अटैच है आपका, या तो ये थैलेमस पे अटैच हो सकता है, या तो ये थैलेमस पे अटैच हो सकता है, या फिर ये आपका पेटल है, ये आपका पेटल है। तो आपका जो स्टेमन है, आपका जो स्टेमन है उसका फिलामेंट पेटल पर भी अटैच हो सकता है, या तो थैलेमस पे अटैच होगा या फिर कहां अटैच होगा? पेटल पर अटैच होगा। तो स्टेमन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये रहा प्रॉक्सिमल पार्ट और ये रहा डिस्टल पार्ट। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, इस फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट थैलेमस पर भी अटैच हो सकता है, या फिर फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट पेटल्स पे भी अटैच हो सकता है, बट जो डिस्टल पार्ट होगा वो तो एंथर पे अटैच होगा। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका नीट में पूछा गया था कि स्टेमन का फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट कहां पर अटैच होता है? आंसर जाएगा थैलेमस और पेटल, आंसर जाएगा थैलेमस और पेटल। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। चैट बॉक्स में यस लिखिए। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। थैंक यू, थैंक यू। बच्चों पूरा फोकस करना, नेता बनोगे तो नेता बन के रह जाओगे, इसलिए कह रहा हूं पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का एक्सप्लेन करूंगा, एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी का एक्सप्लेन करूंगा। बस अपना साथ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा। जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने ये लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि अलग अलग प्लांट में जो स्टैमन मिलते हैं उनकी लेंथ वेरी करती है। तो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमन वेरी इन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट। अगर आप 10 डिफरेंट प्लांट लेंगे, अगर आप 10 डिफरेंट प्लांट लेंगे और उन सभी प्लांट के फूल को देखेंगे तो हर फूल में स्टेमन की जो लेंथ होगी वो वेरी करेगी। लेंथ जो होगी स्टेमन की वो वेरी करेगी। मतलब आप 10 अलग अलग प्लांट ले लीजिए, वहां से फूल कलेक्ट करिए और उनके स्टेमन की लेंथ देखिए। स्टेमन की लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? स्टेमन की लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी फिलामेंट पर, फिलामेंट पर। और इवन एक ही फ्लावर के अंदर भी स्टेमन बड़े छोटे हो सकते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर भी स्टेमन बड़े छोटे हो सकते हैं। अरे 10 अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर में तो स्टेमन की लेंथ वेरी करेगी ही करेगी, बट एक ही फ्लावर के अंदर भी
स्टेमन की लेंथ वेरी कर सकती है। यहां स्टेमन छोटा है, यहां स्टेमन बड़ा है, तो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन वेरी इन डिफरेंट प्लांट। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा, अटैचमेंट ऑफ एंथर। आप देखिए यहां पर ये लाइन भी एनसीईआरटी की है, ये लाइन भी एनसीईआरटी की है। ये देखिए ये एंथर है, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। तो आप देखिए ये फिलामेंट है, फिलामेंट जो है, फिलामेंट एंथर के बेस पर अटैच है। कहां पर अटैच है? बेस पर अटैच है। फिलामेंट एंथर के बेस पर अटैच है। ऐसे अटैचमेंट को बोलते हैं बेसी फिक्स, ऐसे अटैचमेंट को बोलते हैं बेसी फिक्स, ऐसे अटैचमेंट को बोलते हैं बेसी फिक्स। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर फिलामेंट, यहां पर जो फिलामेंट है, यहां पर जो फिलामेंट है वो पूरे एंथर को क्रॉस कर गया, पूरे एंथर को क्रॉस कर गया। तो यहां पर जो फिलामेंट है, यहां पर जो फिलामेंट है, फिलामेंट क्रॉस एंटायर एंथर, एंटायर एंथर। तो आप देखिए इस टाइप को बोलते हैं एडेनेट, इस टाइप को बोलते हैं एडेनेट, इस टाइप को बोलते हैं एडेनेट। यहां पर आपका फिलामेंट एंथर के बेस पर अटैच्ड है, यहां पर फिलामेंट एंथर को पूरा क्रॉस कर गया, इस टाइप को बोलते हैं एडेनेट, इस टाइप को आप बोलते हैं एडेनेट। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। बच्चों अगर मैं आपसे बोला ये है एंथर का, ये है एंथर और ये है आपका फिलामेंट, इसको मैंने बोला फिलामेंट, इसको मैंने बोला फिलामेंट, और ये है एंथर, ये है आपका एंथर, ये है आपका एंथर। तो अब ध्यान से समझिएगा, एंथर में कितने लोब हैं? एंथर में कितने लोब हैं? एक लोब ये रहा और दूसरा लोब ये रहा। कितने पार्टीशन है एंथर में? देखिए एक पार्टीशन ये रहा, एक पार्टीशन ये रहा। तो एंथर में कितने लोब हैं? एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। तो एंथर में आपके दो लोब प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को आप बोलते हैं बाइलोब्ड, इस चीज को आप बोलते हैं बाइलोब्ड, इस चीज को आप बोलते हैं बाइलोब्ड। अब ध्यान से समझिएगा, एंथर बाइलोब्ड है। अब मैं इस एंथर को ऊपर से कट कर रहा हूं। ये एंथर है मेरे पास, ये मेरे पास एंथर है, ये मेरे पास एंथर है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से कट कर रहा हूं, इसको ऊपर से कट कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, जब आप इसको ऊपर से कट करोगे तो कौन सा सेक्शन दिखेगा? ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन? बताइए, जब आप इसको ऊपर से कट करोगे तो कौन सा सेक्शन दिखेगा? ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन? बताइए, ऊपर से कट करेंगे तो कौन सा सेक्शन दिखेगा? ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं, कैसे कट कर रहे हैं? ट्रांसफर कट कर रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल? इसको मैं ऊपर से कट कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूं, ऊपर से कट कर रहा हूं। तो बताओ, जब मैं इसको ऊपर से कट कर रहा हूं, जब मैं इसको ऊपर से कट कर रहा हूं, तो आपको कौन सा सेक्शन दिखेगा? आपको कौन सा सेक्शन दिखेगा? आपको दिखेगा ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन। तो जब आप एंथर को ऐसे कट करेंगे ऊपर से, तो आप देखिए एंथर कैसे दिखेगा। ध्यान से देखिए एंथर कैसे दिखेगा। जब आप इसको ऊपर से कट करेंगे तो एंथर आपको कैसे दिखेगा? देखिएगा आपको एंथर कैसे दिखेगा। ध्यान से देखिएगा आपको एंथर कैसे दिखेगा। इस तरीके से आपको एंथर दिखेगा, इस तरीके से आपको एंथर दिखेगा। तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज आपको दिख रही है बीच में, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये जो चीज आपको दिख रही है, इसको, इन टिश्यू को हम बोलते हैं कनेक्टिव,
इनको हम बोलते हैं कनेक्टिव। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपने एंथर को ऊपर से ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, तो ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, ये एक लोब है, और जो मैं आपको येलो से दिखा रहा हूं ये एक लोब है। तो बच्चों आपको एंथर के दो लोब दिख गए, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, एक लोब दूसरा लोब। तो एंथर के आपको दो लोब दिख गए, और ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये इस पोर्शन को आप बोलते हैं थिका, इस पोर्शन को बोलते हैं थिका, इस पोर्शन को आप बोलते हैं थिका। तो आप मुझे बताइए, लिख के बताइए, मुझे लिख के बताइए कि एक लोब में कितने थिका हैं। बताइए एक लोब में कितने थिका हैं, लिख के बताइए। एक लोब में कितने थिका हैं, एक लोब में कितने थिका हैं। इस पोर्शन को थिका बोला, इस पोर्शन को थिका बोला, इस पूरे को एक लोब बोला, इस पूरे को एक लोब बोला। तो एक लोब में कितने थिका हैं, एक लोब में कितने थिका हैं, बताइए। एक लोब में कितने थिका हैं, एक लोब में कितने थिका हैं, एक लोब में कितने थिका हैं, दो थिका हैं, बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर बताइए, ये रहा आपका एक थिका और ये रहा आपका दूसरा थिका। एक लोब में दो थिका, दो लोब में चार थिका, एक लोब में दो थिका, दो लोब में चार थिका। तो अगर मैं आपको बोला ये भी क्या है, थिका, ये भी क्या है, थिका, तो ये वाला जो साइड है, एक लोब का दो साइड, एक लोब का दो साइड। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपको एंथर को बेस्ट स्टडी करना है तो आप उसका कौन सा सेक्शन काटोगे, आप उसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे, आप उसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे। और ईच लोब हैज टू थिका, ईच लोब हैज टू थिका। एक लोब में आपके कितने थिका हैं, एक लोब में आपके दो थिका हैं। सो कॉल्ड, इसलिए इसको बोलते हैं सो कॉल्ड डायथिकस कंडीशन, डायथिकस कंडीशन, इसलिए इसको बोलते हैं डायथिकस कंडीशन। बच्चों देखिए, विश्वास रखिएगा, जैसे जैसे मैं लेके चल रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही पढ़िएगा। मैंने सबसे पहले आपको यही कहा था, फेथ इन टीचर। कुछ झमूरे हैं यहां, कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं, कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं, समझ रहे? इनका भगवान ही मालिक होता है, इनका मालिक भगवान भी नहीं होता है, ठीक है? कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं, ना सिर ना कोई पांव है, पता नहीं स्पैमर है, कौन है, स्टूडेंट है, पता नहीं कौन है, ठीक है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टीचर पे पूरा विश्वास रखिएगा, एक एक चीज आपको लेके चलेंगे। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ऐसे ऐसे पढ़ते जाइएगा। सारे क्वेश्चन क्लास में करेंगे, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन क्लास में करेंगे, हर चीज क्लास में होगी। जैसे जैसे जितना मैंने पढ़ाया उतना ही घर पे जाके पढ़िएगा, उतना ही घर पे जाके पढ़िएगा। एक्स्ट्रा घर पे कुछ मत पढ़िएगा, एक्स्ट्रा घर पे कुछ मत पढ़िएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़िएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़िएगा। कुछ तो इसमें गाली भी लिख देते हैं। अरे हमारे भी घर में माताजी पिताजी हैं, मेरा भी छोटा बेटा है, 6-7 महीने का है, हम भी बाल बच्चे वाले हैं यार। गाली खाने के लिए थोड़ी ना आते हैं। अच्छा लगता है कि तुम्हारे टीचर हैं यार, हैं हमारे टीचर हैं, पढ़ा रहे मेहनत करके। ये देख पसीना देख, जान निकल जाती है, मेरे भाई लाइव पढ़ा रहे हैं, समझ गए? तो आपका विश्वास चाहिए, आपका प्यार चाहिए। कमेंट में जरूर लिखिएगा, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, उससे एनर्जी मिलेगी। तो हाँ, आपको समझ में नहीं आता, कुछ नहीं आता, आप चले जाइए, गाली नहीं लिखते यार, है ना, गाली नहीं लिखते, समझ गए? तो अगर मैं आपको बोला एक लोब में दो थिका, सो कॉल्ड
डायथिकस कंडीशन। तो एंथर को ट्रांसफर काटा, ट्रांसफर काटने के बाद जो एंथर मुझे दिखा वो इस तरीके से दिखा। ये पूरा का पूरा वन लोब है, यहां से लेके यहां तक मेरा वन लोब है और यहां से लेके यहां तक मेरा वन लोब है। तो टोटल लोब कितने हो गए? टोटल लोब हो गए 2 लोब, एक लोब दूसरा लोब। तो एंथर में हमारे टोटल कितने लोब हो गए? एंथर में हमारे टोटल हो गए 2 लोब। एक लोब में 2 थिका। ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को थिका बोलते हैं, इस मार्जिन को थिका बोलते हैं, इस मार्जिन को थिका बोलते हैं, इस मार्जिन को थिका बोलते हैं। और एक लोब के अंदर, एक लोब के अंदर ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का फंक्शन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, आपको वेट करना पड़ेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया का फंक्शन क्या है इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो जो मैंने बोला कि वेट करना पड़ेगा तो आप वेट करिए, टीचर पे विश्वास करिए। सीन धीरे धीरे बनाना पड़ता है, एकदम से सीन नहीं बनता, सीक्वेंस में पढ़ाना पड़ता है, सीक्वेंस में पढ़ाना पड़ता है। तो आप देखिए एक कैविटी आपको दिख रही है, ये कैविटी कैसी दिख रही है? सर ये कैविटी मुझे सर्कुलर दिख रही है। कैसी दिख रही है? सर्कुलर दिख रही है। और एंथर में कितने साइड दिख रहे हैं? एंथर में कितने साइड दिख रहे हैं? सर एंथर में मुझे 4 साइड दिख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो एंथर है वो टेट्रागोनल है। बिल्कुल सही है, एंथर टेट्रागोनल है। एंथर की 4 साइड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, 4 साइड टेट्रागोनल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 साइड टेट्रागोनल। और हर लोब में 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं, जिन सर्कुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का फंक्शन नहीं बताया, माइक्रोस्पोरेंजिया का फंक्शन अभी नहीं बताया। तो मुझे बताइए एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? बताइए, लिख के बताइए। एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर में टोटल कितने लोब होते हैं? लिख के बताइए, एंथर में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए? टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए? 4 हो गए। और इस कंडीशन को बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। और माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया सर्कुलर होता है। तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का फंक्शन नहीं बताया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलेगा अभी नहीं बताया, क्योंकि हम उस टॉपिक पर अभी तक नहीं पहुंचे। तो आपके एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आपका जो एंथर हुआ, आपका जो एंथर हुआ, उस हिसाब से आपका जो एंथर हुआ वो एंथर कैसा हुआ? आपका जो एंथर हुआ, आपका जो एंथर हुआ वो कैसा हुआ? एंथर हमारा हुआ बाई लोब्ड। और कैसा हुआ? एंथर हमारा हुआ कैसा? डायथिकस। और कैसा हुआ? कैसा? टेट्रा स्पोरेंजिएट हुआ। बिल्कुल सही है, टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हुए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हुए। हर माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा था? सर्कुलर था। और एंथर कैसा हुआ? एंथर आपका टेट्रागोनल हुआ। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो मैंने
जो मैंने ग्रीन और येलो से छोड़ी हुई है, ये जो मैंने ग्रीन और येलो से छोड़ी हुई है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो मुझे बताइए एंथर में टोटल कितने लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हैं? एंथर में टोटल कितने लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हैं? लिख के बताइए। एंथर में टोटल कितने लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हैं? लिख के बताइए। कितने लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हैं? लिख के बताइए। लिख के बताइए। एंथर में कितने लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हैं? लिख के बताइए। टोटल कितने ग्रूव हुए? कितने लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हुए? टोटल कितने लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हुए? 2 हुए, बिल्कुल सही है। 2 हुए, बिल्कुल सही है। तो बताइए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कितने थीका को सेपरेट कर रहा है? 2 थीका को कौन सेपरेट कर रहा है? 2 थीका को कौन सेपरेट कर रहा है? 2 थीका को कौन सेपरेट कर रहा है? लिख के बताइए। 2 थीका को कौन सेपरेट कर रहा है? बोथ थीका इन 1 लोब। बोथ थीका in one lobe, both thicca in one lobe, separated by longitudinal groove. Longitudinal groove. Longitudinal groove. Longitudinal groove. अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मैं आपके लिए ग्लास लेकर आया हूं, ध्यान से देखिएगा। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? बताइए कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? बताइए कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? बताइए। 1 लोब, 2 लोब। 1 लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए? टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 1 लोब में 2, 1 लोब में 2, ये 1 लोब हो गया, ये 1 लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ये 1 लोब, ये दूसरा लोब। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो आपको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव नहीं दिखेगा। 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, तीसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, चौथा माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। इसको देख के बताइए एंथर। एंथर बताइए, एंथर कितने लोब है? एंथर बाइलोब्ड है, बिल्कुल सही है। एंथर आपके बाइलोब्ड है, बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, आपको ये जो कैविटी दिख रही है माइक्रोस्पोरेंजिया, आप इस ग्लास में हाथ डालिए, आप इस ग्लास में हाथ डालिए। आपका हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, आपका हाथ नीचे की तरफ जा रहा है। आपके घर में जो ग्लास है, आपके घर में जो ग्लास है, आपके घर में जो ग्लास है उसमें हाथ डालिए। आपका हाथ नीचे तक जा रहा है, आपका हाथ नीचे तक जा रहा है। बताइए आपका हाथ कैसे जा रहा है ग्लास के अंदर? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर? आपका हाथ ग्लास के अंदर कैसे जा रहा है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर? अगर आपने ये लिख दिया, बता दिया तो मैं मान जाऊंगा। अगर आपने ये बता दिया तो मैं मान जाऊंगा। आपका हाथ अंदर कैसे जा रहा है? आपका हाथ माइक्रोस्पोरेंजिया में कैसे जा रहा है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर? इतना बता दीजिए, आपका हाथ कैसे जा रहा है ग्लास के अंदर? आपका हाथ ग्लास के अंदर कैसे जा रहा है? लॉन्गिट्यूडनल जा रहा है या ट्रांसफर जा रहा है? बताइए, बताइए। बिल्कुल सही, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। यही सुनना था, यही सुनना था, यही सुनना था, यही सुनना था। यही मांगता है, यही मांगता है। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल यही मांगता है। तो अगर आपसे बोला, आपसे बोला, आपसे बोला कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो एंथर के अंदर कैसे हैं? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर? हर लोब में जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, हर लोब में जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, हर लोब में जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो कैसे हैं? वो लॉन्गिट्यूडनल है, वो लॉन्गिट्यूडनल है, वो लॉन्गिट्यूडनल है। आ गया होगा समझ में। अब मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, अब मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हे ग्लास आओ, हे ग्लास आओ, मैं तुम्हें पकड़ता हूं। अब देखिए,
अब आप ऐसे करके देखिएगा, अब आप ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक थिका कहां गया मार्कर, कहां गया मार्कर, कहां गया मेरा, अरे मार्कर कहां गया, ये रहा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक थिका दूसरा थिका, एक थिका दूसरा थिका, एक थिका दूसरा थिका। देखिएगा, मैं आपको एक लोब में दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिए, एक थिका दूसरा थिका, एक थिका दूसरा थिका। ये जो चीज है, ये लाइन बताइए कैसी है, ये लाइन ट्रांसफर है या लॉन्गिट्यूडनल है, ये लाइन ट्रांसफर है या लॉन्गिट्यूडनल है, ये लाइन ट्रांसफर है या लॉन्गिट्यूडनल है, बताइए। 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 ये लाइन कैसी है, ये लाइन कैसी है, ये लाइन लॉन्गिट्यूडनल है। तो मुझे बताइए, अगर आपको, अब आप देखिए, अब आप देखिए, ये जो लाइन है जो दो थिका को सेपरेट कर रही है, जिसको मैंने बोला था लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जिसको मैंने बोला था लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट टू थिका, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट टू थिका, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट टू थिका, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, फिर मत बोलना बताया नहीं। ये वाली लाइन देखिए, ये वाली जो लाइन है, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये वाली जो लाइन है, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। यहीं से एंथर टूटा है, यहीं से एंथर टूटा है। एंथर के टूटने को बोलते हैं डेहिसेंस। यहीं से एंथर टूटेगा, यहीं से एंथर टूटेगा। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, एंथर कैसे टूटता है, एंथर कैसे टूटता है? ट्रांसफर टूटता है या लॉन्गिट्यूडनल साइड से टूटता है? ट्रांसफर टूटता है या लॉन्गिट्यूडनल साइड से टूटता है? बताइए मुझे, एंथर कैसे टूटता है? एंथर लॉन्गिट्यूडनल साइड से टूटता है या ट्रांसफर साइड से टूटता है? बताइए मुझे, बताइए मुझे। देख लीजिए, आपको आ गया होगा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो जो एंथर टूटता है, एंथर टूटता है, वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से टूटता है। आपको समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, चैट बॉक्स में लिखिए यस। गाली मत देना यार, समझ में ना आया नो लिख देना, गाली मत देना। दुखता है रे, दुखता है। इधर से नहीं पढ़ा रहा रे, इधर से पढ़ा रहा हूं, इधर से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि all microporangia placed longitudinally, 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 all microsporangia placed longitudinally, and dehiscence, डेहिसेंस मतलब ब्रेकिंग ऑफ एंथर। एंथर जब टूटेगा, एंथर जब टूटेगा, तो एंथर किस साइड से टूटेगा? एंथर किस साइड से टूटेगा? एंथर अपने लॉन्गिट्यूडनल साइड से टूटेगा, और उसी साइड को बोलते हैं उसी साइड को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। उसी को आप बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, उसी को आप बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो आ जाओ एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। आ जाओ, आ जाओ ऑन द फ्लोर, सारे मिलके करेंगे शोर। आ जाओ। Figure 2.2a show that two part of typical stamen, the long and cylinder stalk called filament and the terminal generally bilobe structure called anther.
एंथर, एंथर। तो अगर मैं आपसे बोला एंथर जनरली बाइलोब्ड होगा, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, और द पेटल, पेटल से अटैच होता है कौन सी फैमिली में? सोलेनेसी फैमिली में। 11th क्लास में था, सोलेनेसी फैमिली में, जिसमें आपके आलू आता है, टमाटर आता है, आलू वाली फैमिली सोलेनेसी। और इस कंडीशन को बोलते थे एपीपेटलस, इस कंडीशन को बोलते थे एपीपेटलस। जब आपका स्टेमन का फिलामेंट वाला पार्ट, स्टेमन का फिलामेंट वाला पार्ट किस पर अटैच होता है? पेटल पर अटैच होता है। इस कंडीशन को आप बोलते हैं एपीपेटलस। ऐसा सोलिनेसी में मिलता है, ऐसा सोलिनेसी में मिलता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और इवन सेम स्पीशीज। एक प्लांट के स्टेमन भी वेरी कर सकते हैं, एक प्लांट के स्टेमन भी वेरी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, एक प्लांट के स्टेमन भी लेंथ में वेरी कर सकते हैं, एक ही प्लांट के स्टेमन भी लेंथ में वेरी कर सकते हैं। अलग अलग प्लांट के तो वेरी करेंगे ही करेंगे, अलग अलग प्लांट के तो वेरी करेंगे ही करेंगे। एक वर्ड नहीं छोड़ूंगा एनसीईआरटी का। अरे एनसीईआरटी इज नॉट ऑल अबाउट द रीडिंग द सेंटेंस or underline the sentence. It's all about explore the things. Nation wants to know what is the best way to explore the NCERT. मेरे पास आना, रुपेश चौधरी बताएगा। अगर मैं आपको बोला if you were to collect a stamen each from 10 flower, each from different species, and they arrange them on a slide, you would be able to appreciate large variation in size seen in nature, large variation in size। तो अगर आप देखेंगे तो आपको स्टेमन की लेंथ में वेरिएशन मिल जाएगा। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर माइक्रोस्कोप मेकिंग नीट डायग्राम वुड एल्यूसिडेट द रेंज in shape and attachment of anther, shape and attachment of anther। have you noticed shape and attachment of anther? have you noticed guys shape and attachment of anther, shape and attachment of anther, shape and attachment of anther। फिलामेंट एंथर के बेस पर अटैच है, फिलामेंट दोनों लोब को क्रॉस कर गया, फिलामेंट एंटायर लेंथ फिलामेंट दोनों लोब को क्रॉस कर गया। तो आप देख लीजिए, अगर मैं आपको ये डायग्राम नहीं बताता तो फिर आपको एनसीईआरटी की ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब विथ ईच लोब हैविंग टू थिका, दे आर डाइथिकस, often a longitudinal groove lengthwise separating the thica। ये लाइन थी भाई, ये लाइन थी। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लाऊ क्या, ग्लास लाऊ क्या, ग्लास लाऊ क्या, ग्लास लाऊ क्या। अरे समझे ना, अरे समझे ना। दो थिका को सेपरेट किया लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ने, दो थिका को सेपरेट किया लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ने। अरे आया तो लिखो यस, अरे आया तो लिखो चैट बॉक्स में यस, आया तो लिखो यस। लिखोगे यस तो बढ़ूंगा आगे, वरना बाहर जाके बोलोगे बॉटनी वाला पढ़ाता नहीं, बॉटनी को समझ आती नहीं। लिखो यस, ओ यस, लिखो यस। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, तो हमने जो कट किया था वो ट्रांसफर सेक्शन किया था, हमने जो कट किया था वो ट्रांसफर सेक्शन कट किया था। The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section. The bilobe nature of anther is very distinct. Distinct का मतलब होता है clearly visible। अगर आप एंथर की स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करिए।
द एंथर इज फोर साइडेड tetragonal structure consists of four microsporangia located at the corner, two in each lobe, two in each lobe. अब ये वाली लाइन अभी हमने नहीं पढ़ी है, ये वाली जो लाइन है ये अभी हमने नहीं पढ़ी क्योंकि ये लाइन अभी आई नहीं है, ये वाली लाइन अभी आप हमारी नहीं आई है, तो मैं आपको इसका मतलब अभी नहीं बता रहा, मैं आपको इसका मतलब अभी नहीं बता रहा क्योंकि अभी हमने ये पढ़ी नहीं है. दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली all through the length of anther. They extend, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, they extend longitudinally. माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे एक्सटेंड थे, माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा था, माइक्रोस्पोरेंजिया लॉन्गिट्यूडनली था. आपने बोला था कि आपने जब ग्लास में हाथ डाला था तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया था वो नीचे तक था, मतलब लॉन्गिट्यूडनल था. तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों. अगर यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए, अगर यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए, अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आप यहां पर यस लिखिए. अब कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है. एसेंशियल वर्ल ऑफ फ्लावर, एसेंशियल वर्ल ऑफ फ्लावर, इसका जो आंसर जाएगा बताइए, एसेंशियल वर्ल ऑफ फ्लावर, इसका आंसर जाएगा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. अगला क्वेश्चन, नीट 2016 प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू. बताइए फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड कहां पर अटैच था, बताइए. बिल्कुल सही, थैलेमस और पेटल, थैलेमस और पेटल. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ये लो, ये बताइए. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज. पोल नहीं करवा रहा हूं बेटा, भी पोल में टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, बताइए, बताइए. बिल्कुल सही, बाइलोब एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल, कंसिस्ट ऑफ, बताइए कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. बिल्कुल सही है, आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. बिल्कुल सही है. ये लीजिए, ये बताइए इसमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है, बताइए कौन सा रॉन्ग है. इसमें से आपका कौन सा रॉन्ग है, इसमें से आपका कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है. ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है. कैलेक्स एंड गाइनोशियम, कैलेक्स गलत हो गया, यहां पर आपका आना चाहिए था एंड्रोशियम, एंड्रोशियम. तो आपका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा थर्ड, वो आपका जाएगा थर्ड. तो अभी जितना हमने पढ़ लिया है मैं सिर्फ उसी के क्वेश्चन निकाल रहा हूं, मैं आपके उसी के क्वेश्चन निकाल रहा हूं जितना हमने पढ़ लिया है, जितना हमने पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बताइए सेवरल, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, बताइए. एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने आपको पढ़ाई थी. सेवरल डैश एंड डैश चेंजेस आर इनिशिएटेड which lead to differentiation and further development of floral primordia, floral primordia, floral primordia. बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा. हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल, तो ये वर्ड भी आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल. वर्ल ऑफ द कार्पल, कार्पल के वर्ल को क्या बोलते हैं, कार्पल के वर्ल को क्या बोलते हैं, कार्पल के वर्ल को आप बोलते हैं गाइनोशियम, कार्पल के वर्ल को आप बोलते हैं गाइनोशियम. बिल्कुल सही. स्टैमन कंसिस्ट ऑफ, स्टैमन कंसिस्ट ऑफ, स्टैमन कंसिस्ट ऑफ, फिलामेंट हो गया और एंथर. स्टैमन के 2 पार्ट हो गए,
फिलामेंट हो गया और आपका हो गया एंथर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां तक सभी को समझ में आया तो यस लिखिए, टीचर का मान सम्मान बढ़ाइए, यस लिखिए। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल सही है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो हमने एंथर का डायग्राम बनाना था, तो हमने इस तरीके से ये चोंच बनाई और फिर हमने आपका इस तरीके से ऐसे किया और उसके बाद हमने इसको ऐसे किया। तो बच्चों मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं अब, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, या मैं आपको कहूं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बच्चों जब आप एंथर को देखते हो तो इस एंथर के अंदर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को आपने बोला था माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको आपने बोला था माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एंथर के सबसे बाहर जो लेयर आपको मिलती है, ये जो आपको मैं लेयर दिखा रहा हूं, ये जो मैं आपको येलो कलर से लेयर दिखा रहा हूं, ये जो मैं आपको येलो कलर से लेयर दिखा रहा हूं, बाहर की तरफ इस लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। तो आपको एंथर की सबसे बाहर वाली जो लेयर दिखी, इस लेयर की लेबलिंग हम करने वाले हैं एपिडर्मिस। तो आपको जो लेयर दिखी बच्चों एंथर की, जो सबसे बाहर आपको लेयर मिली, इस लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आइए, एपिडर्मिस के नीचे आइए, एपिडर्मिस के नीचे आपको रेड कलर से मैंने एक लेयर दिखाई, एपिडर्मिस के नीचे मैंने आपको रेड कलर से एक लेयर दिखाई। बताइए एपिडर्मिस मैंने एक ही कलर से दिखाया है, येलो से, तो बताइए एपिडर्मिस सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? लिख के बताइए एपिडर्मिस सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? लिख के बताइए एपिडर्मिस सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एंथर की सबसे आउटर लेयर कौन सी है, एंथर की सबसे आउटर लेयर जो सिंगल लेयर होती है वो कौन सी है? तो आप बोलेंगे वो है एपिडर्मिस, वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो मैं रेड कलर से दिखाया, जो मैं रेड कलर से दिखाया, उस लेयर को मैंने बोला एंडोथीशियम, उस लेयर को मैंने बोला एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर है, एंडोथीशियम भी आपका सिंगल लेयर है, एंडोथीशियम भी आपका सिंगल लेयर है। अब एंडोथीशियम के नीचे, एंडोथीशियम के नीचे मैं आपको लेयर दिखाऊंगा, आप देखिएगा एंडोथीशियम के नीचे मैंने आपको लेयर दिखाई, आप देख लीजिए एंडोथीशियम के नीचे मैंने आपको लेयर दिखाई है, उसको मैं बना के दिखा देता हूं, बना के दिखा देता हूं।
ये देखिए आपको एंडोथीशियम के नीचे आपको लेयर दिख रही होगी, जिसको मैं ग्रीन ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, जिसको मैं ग्रीन ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। एंडोथीशियम के नीचे आपको लेयर दिख रही है, जिसको मैं ग्रीन ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, जिसको मैं ग्रीन ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। तो ये जो लेयर है ये सिंगल लेयर भी हो सकती है, ये डबल लेयर भी हो सकती है, ये सिंगल लेयर भी हो सकती है और ये डबल लेयर भी हो सकती है। एक काम करते हैं, मैं इसको वैसे दिखाता हूं। जल्दी से मिट जा, जल्दी से मिट जा, जल्दी से मिट जा, जल्दी से मिट जा, मिट गया मिट गया मिट गया मिट गया। हाँ, तो आप माइक्रोस्पोरेंजियम देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर देखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर आप देखिए आपको एक सिंगल लेयर दिखी। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर आपको एक सिंगल लेयर दिखी। माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर आपको एक सिंगल लेयर दिखी। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर जो आपको सिंगल लेयर दिखी है, इस लेयर को मैं बोल रहा हूं टेपेटम, इस लेयर को मैं बोल रहा हूं टेपेटम। अब एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में, एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में, एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में, एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में आपको लेयर दिख रही होगी। उस लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर, उस लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर। तो अब आप देखिएगा, अब आप देखिएगा, अब आप देखिएगा और बताइएगा मैंने मिडिल लेयर कितनी लेयर बताई है, एक बनाई या दो बनाई? देख के बताइए, मैंने मिडिल लेयर कितनी बनाई है, एक बनाई है या दो बनाई है? मैंने मिडिल लेयर एक बनाई या दो बनाई? बताइए, मैंने मिडिल लेयर एक बनाई या दो बनाई? देख के बताइए, देख के बताइए, मैंने मिडिल लेयर एक बनाई या दो बनाई? देख के बताइए, एक बनाई या दो बनाई? एक बनाई या दो बनाई? लिख के बताइए मैंने मिडिल लेयर कितनी बनाई, मैंने मिडिल लेयर कितनी बनाई? ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई, इसको मैंने बोला मिडिल लेयर, इसी को मैंने बोला मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर जो है वो सिंगल टू थ्री लेयर हो सकती है, वो सिंगल टू थ्री लेयर हो सकती है। तो सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से अंदर कौन सी है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम से अंदर कौन सी है? मिडिल लेयर। और टेपेटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। और माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे ज्यादा पास, माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे ज्यादा पास आपकी टेपेटम है, और टेपेटम जो होती है वो भी आपकी सिंगल लेयर होती है। टेपेटम जो होती है वो भी आपकी सिंगल लेयर होती है। तो एंथर में टोटल लेयर कितनी हो गई? पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर एंडोथीशियम, तीसरी लेयर मिडिल लेयर और चौथी लेयर टेपेटम, चौथी लेयर टेपेटम। और बीच में यहां पर कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो ये यहां पर कुछ स्टेराइल टिश्यू होते हैं, इन स्टेराइल टिश्यू को आप बोलते हैं कनेक्टिव, आप बोलते हैं कनेक्टिव। तो आपको एंथर की टोटल कितनी लेयर दिख गई? आपको एंथर की टोटल जो लेयर दिखी है वो चार दिखी है, वो चार दिखी है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन टेपेटम। तो बच्चों हमें इन लेयर्स के बारे में पढ़ना है, हमें इन लेयर्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, मैं सिर्फ एक पोर्शन बनाऊं, मैं यहां से सिर्फ एक पोर्शन बनाऊं, सिर्फ मैं यहां से अगर आपका एक पोर्शन बनाऊं, यहां से मैं आपका सिर्फ एक पोर्शन बनाऊं, मैंने स्लाइड को कॉपी कर लिया है,
मैंने स्लाइड को कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद अगर मैं आपको इसमें एक पोर्शन दिखाऊं, अगर मैं आपको इसमें एक पोर्शन दिखाऊं तो मैं कितना माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाऊंगा? बस मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाता हूं, मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाऊंगा, सिर्फ ये पोर्शन दिखाऊंगा, एक पोर्शन दिखाता हूं मैं आपको एक पोर्शन दिखाता हूं, 1/4 पोर्शन दिखाता हूं, मैं आपको 1/4 पोर्शन दिखाता हूं, मैं आपको 1/4 पोर्शन दिखाता हूं। तो आप बताइए 1/4 पोर्शन में ये जो बाहर है, ये जो सर्किल है, एक सर्किल है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। बिल्कुल सही है, इसको आप बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। बताओ जरा, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर की तरफ जो सबसे लेयर होगी, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर की तरफ जो लेयर होगी, उस लेयर को आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे टेपेटम। और इसके बाहर जो आपकी लेयर होगी, इसके बाहर जो आपकी लेयर होगी, बताओ इस लेयर को क्या बोलेंगे? टेपेटम के बाहर जो लेयर होगी, जो 1 से 3 लेयर हो सकती है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप मिडिल लेयर बोलेंगे। और मिडिल लेयर के बाहर जो आपकी लेयर होगी, बताओ जरा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? उसका नाम बताइए, उसका नाम बताइए। उसका नाम होगा एंडोथीशियम, उसका नाम होगा एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम के बाहर जो लेयर होगी, बताइए उसका नाम क्या होगा? बताइए उसका नाम क्या होगा? उसको आप बोलेंगे एपिडर्मिस, उसको आप बोलेंगे एपिडर्मिस। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की कितनी कवरिंग हो गई? माइक्रोस्पोरेंजिया की कितनी कवरिंग हो गई? माइक्रोस्पोरेंजिया की टोटल कवरिंग कितनी हो गई? टोटल कवरिंग हो गई 4, टोटल कवरिंग हो गई 4। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की इनर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? माइक्रोस्पोरेंजिया की इनर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? माइक्रोस्पोरेंजिया की इनर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? टेपेटम है। और उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो है आपकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। बस 5 मिनट और दीजिएगा, बस 5 मिनट दीजिएगा, 5 मिनट रुक जाइएगा, 5 मिनट रुक जाइएगा, जाइएगा नहीं, टाइम होने वाला है भाई, 5 मिनट रुक जाइएगा, बस ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन सब का साइज एक जैसा होता है, इन सब का साइज एक जैसा होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका सबका साइज एक जैसा है। तो आप मुझे बताइए, मैं होमोजिनस वर्ड यूज करूं या हेट्रोजिनस वर्ड यूज करूं? इसके अंदर आपकी ऑल सेल्स जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल्स का जो साइज है वो सेम होता है। तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूं? मैं वर्ड यूज करूंगा होमोजीनस, होमोजीनस, होमोजीनस मास ऑफ सेल present in all 4 microsporangia called sporogenous tissue। ये पूरा का पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू है। और टिश्यू किससे मिलके बना होता है? टिश्यू मेड अप ऑफ सेल, टिश्यू मेड अप ऑफ सेल, टिश्यू मेड अप ऑफ सेल। तो ये पूरा का पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू है। और स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो सब एक जैसी हैं, उनका साइज सेम है, इसलिए वर्ड यूज किया होमोजिनस। हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर
बहुत सारी सेल्स होती हैं, उन सभी सेल्स का साइज एक जैसा होता है, इसलिए वर्ड यूज करते हैं होमोजेनस। इन सारी सेल्स को मिलाकर जो टिश्यू बनता है उस टिश्यू को बोलते हैं होमोजेनस टिश्यू, उसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, उसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, उसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू। और इसी स्पोरोजेनस टिश्यू को आप बोलते हैं, इसी स्पोरोजेनस टिश्यू को आप बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, और इसी को आप बोलते हैं पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। और इनका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो डिप्लॉयड होता है, और ये भी आपके डिप्लॉयड होते हैं। हम यहां से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको मुझे वचन देना पड़ेगा, आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप घर पे जाके ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, घर पे जाके ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहानी अधूरी है, हमारी अधूरी कहानी, और अधूरी कहानी हमेशा तकलीफ देती है। आप इस स्लाइड को नहीं पढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि स्पोरोजेनस टिश्यू का फंक्शन क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फंक्शन क्या है, पोलन मदर सेल का फंक्शन क्या है, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। वक्त की कमी है, वक्त हो चुका है, मैं इसको अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप इस पे फोकस मत करिएगा, इस स्लाइड पे फोकस मत करिएगा, इस स्लाइड पे फोकस मत करिएगा, एक क्लास का वेट करिएगा, एक क्लास का वेट करिएगा। आप खुद चलेंगे तकलीफ होगी, मेरा हाथ पकड़ के, अपने भाई का हाथ पकड़ के चलेंगे तकलीफ नहीं होगी। भाई कल भी आएगा, अभी इस स्लाइड को नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पे नहीं जाना, माइक्रोस्कोप मदर सेल नहीं जाना, नहीं जाना, पोलन मदर सेल नहीं जाना, नहीं जाना। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। जितना पढ़ा, एक एक वर्ड एनसीईआरटी से डिकोड किया। गाली देने वाले तो फिर भी गाली देंगे यार, उनको तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर तुम्हें लेक्चर समझ में आया, मेरी पहली क्लास थी, तुम्हें समझ में आया, तो there is always scope of improvement because only fools know all the answer. I'm not saying कि मुझे सब आता है, बट मुझे इतना आता है कि मैं आपको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में ले जा सकता हूं। तो बच्चों, कमेंट करके बताइएगा ऐप में आपको लेक्चर कैसा लगा। आप इंस्टा पे भी रिप्लाई कर सकते हैं, बट इंस्टा पे कमेंट करके अपना इंस्टा डीएक्टिवेट कर देना, इंस्टा पे मत रहना, वो खराब चीज है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। मुझे क्लास का फीडबैक देने के लिए ज्वाइन करना, कमेंट करना और इंस्टा डीएक्टिवेट कर देना। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। थैंक यू।